The 2022 FIFA World Cup in Qatar kicks off this Sunday. The build-up to this mega event has been controversial. Qatar's human rights record has been repeatedly brought up, and their anti-LGBTQ laws have also been a flashpoint. हेलो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? इट इज़ अराउंड $200 मिलियन, विच मेक्स इट द कॉस्टलीस्ट फीफा वर्ल्ड कप एवर। और ये 20 नवंबर से स्टार्ट हो गया है एंड इट विल एंड ऑन 18 दिसंबर 2022। पहली बार जो ये फीफा वर्ल्ड कप है ये विंटर में हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये कतर में हो रहा है। कतर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसी वजह से उन्होंने ये चेंजेस किए हैं कि जो ये फीफा वर्ल्ड कप है वो विंटर में हो। एंड कतर इज़ द फर्स्ट अरब नेशन जहाँ पर ये वर्ल्ड कप हो रहा है। अब हम समझते हैं कि ये फीफा वर्ल्ड कप है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसमें कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट है, जहाँ पे जो टूर्नामेंट होता है वो अलग अलग नेशनल फुटबॉल टीम्स के बीच में होता है एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय फीफा। ये जो टूर्नामेंट है ये हर 4 साल के अंदर होता है। पहली बार ये टूर्नामेंट 1930 में खेला गया था इन यूरुग्वे और अभी तक इसमें 32 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन अब नेक्स्ट टूर्नामेंट से नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो कि 2026 के अंदर होगा उसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। सो आप समझ सकते हैं कि ये लास्ट टूर्नामेंट है वेयर ओनली 32 टीम्स आर प्लेइंग। नेक्स्ट टूर्नामेंट से टीम्स बढ़ जाएंगी एंड नाउ वी विल सी 48 टीम्स प्लेइंग इन दिस वर्ल्ड कप। अब हम चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे, वो है प्राइज मनी पे, कि इस वर्ल्ड कप को जीतने वाली जो टीम्स हैं उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। अप्रैल 2022 के अंदर फीफा ने अनाउंस किए थे प्राइजेस फॉर ऑल द पार्टिसिपेटिंग नेशंस। सो हर टीम जिसने क्वालिफाई किया है इस वर्ल्ड कप में खेलने के लिए दे विल रिसीव $1.5 मिलियन बिफोर द कॉम्पिटिशन, ताकि वो सारी प्रिपरेशन कॉस्ट को कवर कर सकें। और जो टीम्स इस मैच को, इस वर्ल्ड कप को जीतेंगी, द चैम्पियन विल रिसीव $42 मिलियन, followed by runner-up who will receive $30 million and the team who will come on the third place will receive $27 million। ये जो 22nd फीफा वर्ल्ड कप है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं और इससे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी अटैच्ड है, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है वो पहली बार किसी अरब कंट्री में हो रहा है, एक ऐसी कंट्री में हो रहा है जहां 12 साल पहले तक फुटबॉल का नामो निशान नहीं था एंड विद इन 12 ईयर्स टुडे दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस फीफा वर्ल्ड कप। यही अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कतर पे ये ब्लेम है कि उन्होंने ब्राइब किया है टू द हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ऑफ फीफा फॉर $6 मिलियन, ताकि वो इस फीफा वर्ल्ड कप को कंडक्ट कराने का जो बिड है उसे जीत सकें फ्रॉम यूएसए। सो ऐसी कंट्री जिसे 12 साल पहले तक फुटबॉल का कुछ भी नहीं पता था, वो आज ये वर्ल्ड कप कैसे करा सकती है, इतनी जल्दी उनकी प्रोग्रेस कैसे हो गई, इसको लेके काफ़ी कंसर्न्स हैं। साथ साथ देयर हैव बीन कंसर्न over Qatar's record on policies that limit rights of women and LGBTQ people and its treatment of migrant laborers। क्योंकि कतर पे ये भी आरोप है कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं, वो माइग्रेंट लेबरर्स के ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम जो है वेजेस नहीं देते। दो ये भी कहा गया है कि कतर के अंदर जो इस वर्ल्ड कप को कंडक्ट कराने के लिए जो स्टेडियम्स बनाए गए, उस स्टेडियम में काम करने वाले माइग्रेंट लेबरर्स को उनकी पूरी वेजेस नहीं मिली है। दो ये कंट्रोवर्सी है, लेकिन एक मज़े की बात ये भी है कि ये पहला कंस्ट्रक्शन होगा जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स को कुछ पैसे मिले हैं, क्योंकि इससे पहले हालात और भी बुरे थे। दो ये सब कुछ जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, लेकिन फिर भी इस स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें फिर भी पैसे मिले हैं, इससे पहले उन्हें इतना भी नहीं मिलता था। सो कतर में इन सभी चीज़ों को लेके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, जैसे माइग्रेंट लेबरर्स, वुमेन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अनफेयर ट्रायल्स। तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं और इस बीच में वो वर्ल्ड कप भी कंडक्ट करा रहे हैं। Since FIFA announced the tournament to Qatar in 2010, the dire situation of migrant workers in the countries has been widely
पब्लिसाइड। और जो माइग्रेंट और डोमेस्टिक वर्कर्स हैं दे कंटिन्यू टू फेस अ रेंज ऑफ अब्यूजेस इंक्लूडिंग वेज थेफ्ट, फोर्स लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो अकेला एक ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं जो कि कतर के अंदर होते हैं और अब वो नज़र आ रहे हैं बिकॉज दिस वर्ल्ड कप इज़ हैपनिंग देयर। तो अब वर्ल्ड को पता चल रहा है कि एक्चुअली वहाँ क्या क्या होता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सिचुएशन इन कतर और कैसे वहाँ पे ह्यूमन राइट्स फॉलो नहीं होते। इससे पहले हम ये समझेंगे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स होता क्या है। ह्यूमन राइट्स बेसिकली एक बेसिक राइट है जो हर इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। ये ऐसे यूनिवर्सल राइट हैं जो कि कंट्री टू कंट्री डिपेंड नहीं करते, बल्कि एक बेसिक राइट जो हर इंडिविजुअल के पास होना चाहिए टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। Now we will understand what are those conditions in Qatar जिसके लिए हम कह रहे हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स फॉलो नहीं होते। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रेस फ्रीडम की। जो कतर अथॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी अब्यूज़िव लॉज जो हैं वो अप्लाई करती हैं उन लोगों के अगेंस्ट जो कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहते हैं, चाहे वो सिटीजन्स हो या माइग्रेंट वर्कर्स हो। अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इसी पे फोकस करती है कि कहाँ कहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे कतारी सिटीजन्स हैं हु हैव बीन आर्बिट्ररीली डिटेन्ड आफ्टर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट और उन्हें सेंटेंस किया जाता है फॉलोइंग द अनफेयर ट्रायल बेस्ड ऑन द कन्फेशंस जो कि उनसे ज़बरदस्ती निकलवाए जाते हैं। यानी अगर कोई भी पर्सन जो कतर में रहता है, चाहे वो सिटीज़न है या माइग्रेंट वर्कर है, और वो कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहता है तो उन्हें ज़बरदस्ती डिटेन किया जाता है। साथ साथ उन पे अनफेयर ट्रायल्स होती हैं जहाँ पे उनसे ज़बरदस्ती उनका क्राइम कन्फेस किया जाता है, भले ही उन्होंने वो किया हो या ना किया हो, बट जस्ट बिकॉज दे आर क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट तो उन्हें यह अनफेयर ट्रायल जो है वो सहना पड़ता है। इसे हम मैल्कॉम बेदाली के एग्जाम्पल से भी समझते हैं जो कि एक केनियन सिक्योरिटी गार्ड थे, ब्लॉगर थे और माइग्रेंट राइट्स एक्टिविस्ट थे जिन्हें फोर्सिबली डिसअपियर कर दिया गया था एंड वाज हेल्ड इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर अ मंथ फॉर हाईलाइटिंग द प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाता है या माइग्रेंट वर्कर्स की प्लाइट को सामने रखता है, उसके साथ कतर में क्या होता है। कतर का जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है एंड द कंट्रीज अथॉरिटीज़ लिमिट द प्रेस फ्रीडम बाय imposing restrictions on broadcasters which includes banning filming in certain locations such as government buildings, hospitals, universities, migrant workers accommodation sites and private homes. So इन सभी जगहों पर प्रेस अलाउड नहीं है, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रेस की फ्रीडम है वो लिमिटेड है, वो कुछ भी जो है ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते और इसी वजह से कतर के अंदर क्या हो रहा है वो सामने नहीं आ पाता। द नेक्स्ट इशू विच इज़ फेस्ड इन कतर इज इन रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली। कतर के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू फॉर्म और ज्वाइन ट्रेड यूनियंस, लेकिन इसके बदले उन्हें जॉइंट कमिटीज़ फॉर्म करने के लिए परमिशन मिली है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो एम्प्लॉयर्स ने लिया था ताकि वर्कर्स का भी रिप्रेजेंटेशन हो सके, लेकिन इस इनिशिएटिव से भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये इनिशिएटिव मैंडेटरी नहीं है and it covers only 2% of workers, falling far short of the fundamental right to form and join trade unions. The next issue faced in Qatar is in regard to unfair trials. So जो कतर है वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है जिन्होंने एक्चुअली क्राइम कमिट किया भी नहीं है, लेकिन उन पे कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता है और फोर्सफुली उनसे
क्राइम कन्फेस कराया जाता है, जिसके बेसिस पे उन्हें सज़ा मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स दैट वर मेड बाय द एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो पर्सन जिनको अरेस्ट किया जाता है उनका इंटेरोगेशन देखा गया, जहाँ पे ये देखा गया कि उन्हें डिटेंशन में रखा जाता है, ऐसे डिटेंशन में जहाँ पे वो किसी से बात नहीं कर सकते विदाउट एक्सेस टू लॉयर और अ ट्रांसलेटर। द अदर मेजर इशू फेस्ड इन कतर इज़ विद वुमेन। कतर के अंदर आज भी वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि कतर का जो लॉ है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन रिस्पेक्ट टू वुमेन। कतर के गार्जियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई वुमेन शादी करना चाहती है, बाहर जाके पढ़ना चाहती है, या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहती है, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में काम करना चाहती है, तो इन दैट केस उसे परमिशन लेनी होगी किसी मेल गार्जियन की, जो कि यूजुअली उनके हस्बैंड, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर या अंकल होते हैं। अगर उन्हें इस तरीके का कोई भी काम करना है जो कि उनका बेसिक राइट है, चाहे वो किसी से शादी करना हो, पढ़ाई करना हो, बाहर ट्रैवल करना हो, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के रिगार्ड में भी उन्हें इन सभी लोगों की अपने मेल गार्जियन की परमिशन लेनी होगी, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। कतर का जो फैमिली लॉ है वो डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट वुमेन, जहाँ पे वुमेन को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इन सीकिंग अ डिवोर्स, एंड वुमेन ऑल्सो कंटिन्यू टू बी इनएडिक्वेटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डोमेस्टिक एंड सेक्शुअल वायलेंस। अब हम बात करेंगे LGBTQ राइट्स की, क्या वो कतर में अवेलेबल हैं या नहीं। कतर का जो लॉ है वो डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट LGBTQ पीपल। According to Article 296 Subclause 3 of the Penal Code, it criminalizes a range of same-sex consensual sexual acts, जिसके लिए आपको पोटेंशियल जेल टर्म भी हो सकता है। साथ साथ जो आर्टिकल 296 Subclause 4 है वो क्रिमिनलाइज करता है किसी भी पर्सन को जो इंड्यूस करे और टेम्प्ट करे एक मेल और फीमेल को बाय एनी मीन्स इन कमिटिंग acts contrary to moral or that are unlawful. So anything, any person जो इस तरीके के सेम सेक्स कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स के अंदर इंडल्ज्ड है, उन्हें सज़ा मिलती है, उन्हें जेल टर्म मिलता है। अक्टूबर 2022 के अंदर एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी सारे केसेस को स्टडी किया था, जहाँ पे ये पाया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने LGBTQ इंडिविजुअल्स को पब्लिक प्लेसेस पे अरेस्ट किया था बेस्ड सोली ऑन देयर जेंडर एक्सप्रेशन एंड सर्च देयर फोन्स। जस्ट ऑन द बेसिस कि आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि वो शायद LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने उनकी तलाशी ली, उनका फ़ोन चेक किया जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। साथ साथ उस डॉक्यूमेंट में हमें ये भी पता चला कि कतर के अंदर इट इज़ मैंडेटरी फॉर ट्रांसजेंडर वुमेन डिटेनीज कि वो अटेंड करे कन्वर्जन थेरेपी सेशन एज अ रिक्वायरमेंट फॉर देयर रिलीज़, यानी ज़बरदस्ती वो जो नहीं है वो बनने की कोशिश करें, इस तरीके की थेरेपीज़ उन्हें दी जाती हैं कतर के अंदर, और ये कंपलसरी है अगर वो उस जगह से रिलीज़ होना चाहती हैं, अगर वो जो डिटेंशन है उसे ख़त्म करना चाहती हैं तो उन्हें इस तरीके की थेरेपीज़ को अटेंड करना होगा। नेक्स्ट इशू इज़ इन रिगार्ड टू दी लेबर राइट्स, क्योंकि अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जो वर्कर्स ने स्टेडियम बनाया है इस वर्ल्ड कप के लिए उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, उनको उनकी मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही। ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है, कतर में ये चीज़ें बहुत समय पहले से हो रही हैं, लेकिन ये समय सामने आई जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप। दो गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि वो कतर के लेबर सिस्टम को जो है वो रिफॉर्म कर सके, लेकिन अभी भी जो है काफ़ी इश्यूज़ हैं। दो द कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड फॉर सम वर्कर्स, लेकिन काफ़ी सारे लोग आज भी इस तरीके के इश्यूज़ जो है फेस कर रहे हैं, जैसे कि डिलेड और अनपेड वेजेस, डिनायल ऑफ रेस्ट डेज, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, बैरियर्स टू चेंजिंग जॉब्स एंड लिमिटेड एक्सेस टू जस्टिस। काफ़ी सारे लोग तो इस प्रोसेस में मर भी जाते हैं और उनकी डेथ की कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ऑल्दो एक फंड स्टार्ट किया गया है विच विल पे सिग्निफिकेंट अमाउंट टू वर्कर्स हु हैव हैड वेजेस स्टोलन, लेकिन आज भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने लेबर अब्यूज़ को फेस किया है इन द पास्ट 10 ईयर्स।
एंड फोर्स्ड लेबर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ आज भी कंटिन्यू हो रही है, पर्टिकुलरली इन द प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर एंड फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स, जिसमें से ज़्यादातर वुमेन हैं. So this was all about the FIFA World Cup and Qatar, where this World Cup is happening. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.